तो परमाणु त्रिज्या देख लीजिए हमने, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो गुणधर्म है वो लिखो गलनांक तथा क्वथनांक। कौन सा चैप्टर है? डी एंड एफ लॉ, ठीक है। दूसरा क्या है? गलनांक तथा क्वथनांक। गलनांक तथा क्वथनांक। तो गलनांक और क्वथनांक है, इन्हें डी ब्लॉक तत्वों के लिए देखना है, ठीक है। क्या होगा मतलब? तो जैसे गलनांक मतलब जिस टेम्परेचर पर क्या होगा तुम्हारा, वो पिघलेगा, ठीक है। गलाते किसको हैं? अरे ठोस को गला सकते हैं ना, कि पानी को गलाएंगे? अरे पानी क्या है, पहले ही वो बह रहा है कि पानी को, कि गैस को गलाएंगे? तो कह रहे हैं मतलब ठोस को जब किस में परिवर्तित किया जाता है? द्रवावस्था, ठीक है। क्वथनांक में क्या होता है? उबाला जाता है, ठीक है। अब उबालेंगे किसको? कि ठोस को। कहने का मतलब क्या है कि गलनांक क्या है? जिस टेम्परेचर पर कोई चीज पिघल रही है। अब कोई चीज पिघलेगी वो ठोस होगी, मतलब ठोस अवस्था से कहां जा रहा है? द्रव अवस्था। जो तुम्हारा क्वथनांक है वो द्रव अवस्था से कहां जाएगा? गैसीय अवस्था, ठीक है। जैसे क्वथनांक बोलते भी कि किसी द्रव का क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर उसका जो वाष्प दाब होता है वो किसके बराबर हो जाता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर। मतलब जिस टेम्परेचर पर द्रव क्या होना शुरू हो जाता है? भाप में बदलना शुरू हो जाता है, मतलब उबलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो गलनांक का मतलब क्या है? कि पिघलना है। और क्वथनांक का मतलब क्या है? उबालना है। तो डी ब्लॉक तत्व में देखना किस तरीके से निर्भर करता है। तो यहां पर ना अब कॉन्सेप्ट देखना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का। इस चैप्टर में कुछ आए ना आए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर रीजन क्या होंगे यहाँ पर? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं था इसलिए। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर जो गलनांक और क्वथनांक निर्भर करेगा वो किस पर करेगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। और उसके लिए आना चाहिए क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मतलब कुछ करो मत करो, लेकिन 3D सीरीज स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, शक्ति वक्रमन, फिको निकुंजन तक क्या कर लो? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अपने पास होने चाहिए। और कैसे वाले? एक तो जो सिंपल सामान्य अवस्था में, और दूसरे कैसे? आयनिक अवस्था में, जैसे Sc3+ था, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जो गलनांक और क्वथनांक निर्भर करता है वो किस पर करता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। जिसके पास जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा? उसका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो लिखना गलनांक तथा क्वथनांक बढ़ेगा, इंक्रीज करता है। कब? जब क्या होगा? तुम्हारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ज्यादा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी। मतलब गलनांक और क्वथनांक किस पर निर्भर कर रहा है? किस पर निर्भर कर रहा है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो मतलब जो गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? समानुपाती होता है किसके? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उतना ही ज्यादा वहां पर धातु धातु के बीच में बॉन्ड बनेगा, जिसको बोला जाता है धात्विक आबंधन। क्या बोला? धातु धातु के बीच में जो आबंधन होता है उसको क्या बोला जाता है? धात्विक आबंधन, मेटेलिक बॉन्डिंग बोलते हैं। मतलब जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा क्या बनेगा वहां पर? मेटेलिक बॉन्ड होगा वहां पर, ठीक है। क्योंकि हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? धातु। धातु क्या होती है? कठोर। तो कठोरता का कारण क्या है वहां पर? क्योंकि वहां पर क्या होता है? तुम्हारा धात्विक आबंधन होता है। तो मतलब क्या है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो धात्विक आबंधन होता है, तो किस पर निर्भर करता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या
ठीक है। तो कुल मिला के क्या है कि जिसके पास परबल धातु का आबंधन होगा उसका गलनांक क्वथनांक क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, जिसके पास दुर्बल धातु का आबंधन होगा उसका गलनांक क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यहां से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि गलनांक क्वथनांक समानुपाती होते हैं किसके, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के, और ये समानुपाती होता है किसके, धात्विक बंध के। धात्विक बंध के। तो जो धातु का आबंधन होता है उसे क्या बोलते हैं, मतलब ये क्या होता है, धातु का आबंधन होता है धातु के परमाणुओं के मध्य बंध। धातु के परमाणुओं के मध्य बंध जो होता है, मतलब एक धातु का परमाणु उसी धातु का परमाणु अपने, जैसे लोहा है, अरे सोचो जैसे क्या है लोहा है, वहां पर किसके कौन सा बंध होगा, धातु का बंधन। Fe क्या होता है, धातु, वहां पर एक Fe दूसरे Fe से दूसरा Fe, तीसरे Fe से तीसरा Fe, चौथे Fe से इस तरीके से जुड़ा होता है, मतलब इस तरीके से होता है। जैसे अगर मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, ये तो ये Fe, ये Fe, ये Fe, ये Fe, ये Fe, ये Fe, इस तरीके से जुड़े होते हैं। सारे परमाणु किसके है, ये Fe के। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर Fe और Fe के बीच में जो बंध है वो कौन सा है, धात्विक आबंध। एक Fe का परमाणु दूसरा भी Fe का ही परमाणु। ठीक है, तो उसे क्या बोले, धातु के परमाणुओं के मध्य जो बंध, धात्विक बंध। यहां पर देखो जो तुम्हारे संक्रमण तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं। कहने का मतलब अब खुद बताओ कि जो चीज कठोर होगी उसका गलनांक क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, अरे ज्यादा होगा ना, मतलब ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, उसको गलाने या उबालने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ना जो तुम्हारे संक्रमण तत्व होते हैं उनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। गलनांक क्वथनांक क्या होता है, उच्च। किसका कारण है, क्योंकि धातुएं क्या होती है, कठोर। कठोर होंगी तो वहां पर कठोरता का कारण क्या है, धात्विक आबंध है। तो लिखना संक्रमण तत्व कठोर होते हैं क्योंकि इनमें परबल धात्विक बंध होते हैं। परबल धात्विक बंद होते हैं, लेकिन यहां पर कुछ एक्सेप्शनल केस भी है। जैसे मरकरी दिख रहा, Hg परमाणु क्रमांक 80 होता है, वो संक्रमण तत्व है, लेकिन जो कमरे के तापमान में जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। तुम लोगों ने स्पिग्नोमैनोमीटर देखा होगा, रक्त दाब मापी जो देखा, भंडारी जी ने दिखाया होगा, अरे जिससे प्रेशर वगैरह नापते हैं, तो उसमें देखा होगा एक ऐसा ऊपर को बढ़ता है वो पारा। ठीक है, या थर्मामीटर में देखा होगा ऊपर को बढ़ रहा। अगर वहां पर क्या मतलब कि वो किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। सामान्य कमरे का तापमान होता है वो किस अवस्था में होता है, ये द्रव में। कहने का मतलब क्या है कि एक्सेप्शन है उसका, तो लिख भी लेना, पारा यानी कि क्या,
मरकरी, प्रतीक क्या है Hg, क्या होता है द्रव होता है। तो द्रव होने का कारण क्या है कि जो Hg है, Hg के परमाणुओं के बीच में मेटल मेटल बॉन्डिंग नहीं हो पाता। कारण क्या है, क्योंकि Hg के परमाणुओं के मध्य धातु 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 आबंधन नहीं होता है। धातु धातु आबंधन नहीं होता है। इसके बाद एक दो और लिख दो। अब देखो, जैसे जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, देख रहे लास्ट लास्ट में मरकरी के ऊपर है, ठीक है, मरकरी के ऊपर कैडमियम है, कैडमियम के ऊपर जिंक है। तो जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, मैग्नीज हो गया और टैक्नीशियम, इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं कम, ठीक है। क्वथनांक क्या होता है निम्न। इसके बाद देखो, यहां पर ना 3D सीरीज में बात करते हैं। तो 3D सीरीज में जैसे स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक, मतलब बाएं से कहां की ओर, मध्य की ओर 3D श्रेणी में बाएं से मध्य की ओर, यानी कि किसकी बात हो रही, स्कैंडियम से टाइटेनियम, टाइटेनियम से वेनेडियम और वेनेडियम से क्रोमियम तक, ठीक है। तो इनके गलनांक और क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। इनका जो गलनांक क्वथनांक होता है उसमें क्या होती है, वृद्धि, ठीक है। गलनांक में क्या होती है, वृद्धि। जैसे दूसरी श्रेणी है कौन सी, 4D श्रेणी। 4D श्रेणी में वाइट्रियम बाएं से मध्य की ओर, वाई से जिरकोनियम, जिरकोनियम से नियोबियम और नियोबियम से मोलिब्डेनम तक। और 5D श्रेणी में, ठीक है, कहां से, 5D श्रेणी में आता है लैंथेनम से हैफनियम, हैफनियम से टेंटेलम और टेंटेलम से टंगस्टन, ठीक है। इन सब का गलनांक क्या होगा, गलनांक में बाएं से मध्य की ओर और जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। अब सवाल आ रहा हो कि 6D सीरीज कहां गया, तो 6D श्रेणी के तत्वों की बात नहीं करते, कारण क्या है कि वहां पर रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, ठीक है। 6D की बात नहीं करेंगे वहां पर, कारण क्या, वो क्या होते हैं, सारे लगभग रेडियो एक्टिव तत्व। इसके बाद देखो, अब यहां पर देखते हैं कि गलनांक में बाएं से मध्य की ओर जाने पर बढ़ क्यों रहा है। जो हमने अभी तक कारण देखा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर गलनांक क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। तो वही होगा लगभग। देखते हैं जैसे 3D श्रेणी में देखते हैं, किसमें, 3D श्रेणी में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, स्कैंडियम है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 21। Ar 4s2 3d1, ठीक है। टाइटेनियम 22, Ar 4s2 3d2,
टाइटेनियम के बाद वेनेडियम, Ar क्या होगा 4s2 3d3। इसके बाद देखो कौन सा क्रोमियम, Ar 4s1 3d, और यहां देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, S के पास कितने होते हैं 2 बढ़ सकते हैं, और D में कितने बढ़ सकते हैं अधिकतम 10। तो जैसे मैं देखता हूं यहां पर ये 4s वाला है, कितना है यहां पर 2, यहां भी कितना है 2, यहां भी कितना है 2, और यहां भी कितना है 2, यहां पे 1 है 4s। 3D में कितने बढ़ सकते हैं अधिकतम, कितने कक्षक होते हैं 3D में 5, इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं 10। ये क्या है सारे 3D 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 3D, ठीक है। यहां पर 3D के पास कितना है 1, यहां पर कितना आया 2, यहां पर कितना आया, यहां पर। अब ना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि एक कक्षक में अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है, जो अकेले इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं अकेले बैठे हुए, यहां 2 है, यहां पर कोई अयुग्मित नहीं, यहां पर जोड़ा बना है, और यहां पर दिख रहा है क्या बना है जोड़ा, लेकिन एक किसके पास है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन D के पास। कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 1, यहां पर कितना है 2, यहां पर कितना है 3, यहां पर D का ही देखते हैं हम, वैसे तो S में भी, लेकिन D में कितने हैं 5। तो जितनी ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतना ही ज्यादा क्या होगा धात्विक आबंधन। इसीलिए तो मध्य बाएं से मध्य की ओर क्या हो रहा है गलनांक क्वथनांक में वृद्धि हो रही। कारण क्या हो रहा है कि जैसे हम बाएं से मध्य की ओर जा रहे हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो रही है वृद्धि। सुन रहे हो, बाएं से मध्य की ओर जाने पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे धात्विक आबंधन भी प्रबल होता है और गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होता है। गलनांक क्वथनांक अधिक होता है। इसके बाद देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं पहले ना, उसके बाद देखते हैं। तो जैसे स्कैंडियम ले भी सकते हो नहीं भी, जैसे बुक्स में देखोगे स्कैंडियम नहीं ले रखो, कारण क्या वहां पर एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बहुत कम होता है उसका गलनांक। तो यहां पर देखो, जैसे ये तो हुआ क्या स्कैंडियम से ज्यादा टाइटेनियम का है, टाइटेनियम से ज्यादा वेनेडियम का है, वेनेडियम से ज्यादा क्रोमियम का। दूसरे वाले में जैसे यहाँ पर वाइट्रियम, मतलब पहले तक तो ले भी सकते हो और नहीं भी, क्योंकि बहुत कम होता है इनका गलनांक। वाइट्रियम के बाद कौन है जिरकोनियम, जिरकोनियम के बाद नियोबियम, और नियोबियम के बाद हेमो, ठीक है। ऐसे यहां पर लैंथनम, HF के बाद कौन है टेंटेलम, इसके बाद टंगस्टन,
क्या है, टंगस्टन। अब यहां तक तो बढ़ रहा है, ये कौन सी सीरीज है, 3D ये, 4D ये, 5D। ग्राफ से दूसरी चीज ये भी चल रहा है कि 3D से ज्यादा किसका होता है, 4D, 4D से ज्यादा किसका होता है, 5D वाला। लेकिन जैसे ही जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वाइनेडियम, क्रोमियम है, क्रोमियम के बाद जैसे ही मैंगनीज में आता है तो गलनांक थोड़ा कम हो जाता है। गलनांक क्या हो जाता है, कम। गलनांक क्या हो गया, कम। किसका, मैंगनीज। यहां पर कौन होता है, Mn। ठीक है। इसके बाद वापस से जो है थोड़ा हल्का बढ़ता है, जैसे आयरन में Fe। इसके बाद घटता ही है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, घटता ही है, जैसे यहां पर CO, ये Fe है, ये CO। और कोबाल्ट के बाद कौन बचा, कॉपर और निकिल, कॉपर, निकिल, कॉपर। जिंक नहीं दिखा रहा हूं, जिंक का बहुत कम होता है। ये 3D सीरीज का हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से 4D और 5D सीरीज का बनाना है। तो ये है जैसे ग्राफ। ठीक है। ठीक है। तो यहां पर देखो तीनों सीरीज है, स्कैंडियम से ज्यादा टाइटेनियम का, टाइटेनियम से ज्यादा वेनेडियम का, वेनेडियम से ज्यादा क्रोमियम का। लेकिन क्रोमियम के बाद मैंगनीज का क्या हो जा रहा है, कम। मोलिब्डेनम के बाद मैग्नीशियम का क्या हो जा रहा है, कम। और टंगस्टन के बाद रेडियम का क्या हो जा रहा है, कम। तो इसके बाद यहां पर लिखना है थ्री श्रेणी में Mn, 4D श्रेणी में Tc, 5D श्रेणी में क्या, Re, के गलनांक में कमी आती जैसे मैं मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखता हूं 25 4s2 और 3D 5। तो D के पास देखो कितने कक्षक हैं, 5, 1 2 3 4 और 5। तो यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 5। होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा है ही, लेकिन गलनांक क्या हो गया, कम। तो इसका कारण होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये कैसे होता है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मतलब सबसे अधिक स्थायी होगा जो पूर्ण भरित होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद होता है कौन सा, पूर्ण भरित, अर्धभरित, और लास्ट वाला क्या होता है, अर्धभरित। तो यहां पर देखो ये पूर्ण भरित है 4s वाला 2, अधिकतम कितने आ सकते हैं 2। और 3D वाला क्या है, अर्धभरित। अरे 10 आ सकते हैं ना अधिकतम, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये कैसा है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस कारण से जो है यहां पर गलनांक क्या हो जाता है, कम। मतलब उसको यहां पर देखो जो स्थायित्व और ऊर्जा के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। खुद समझो, मतलब जिसकी ज्यादा ऊर्जा होगी वो क्या होगा, कम स्थायी। अरे छोटा बच्चा होता है ना, एनर्जेटिक होता है, लेकिन उसको छोड़ दो जरा, ना अकेले छोड़ दो, पता नहीं कहां मिलेगा, कौन सा आटे के डिब्बे में मिलेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है, हाई। मतलब वो ऐसा है कि वो समझ रहा है कि कुछ है ही नहीं। तो कहने का मतलब जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी उतना क्या होगा, तुम्हारा स्थायी तो कम होगा। क्या वो स्थायी रह पाएगा। अरे छोटा बच्चा ना, उसके सामने दूर छोड़ रखो तुम कुछ चीजें,
वो छटपटाता है लेने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर तुम छोड़ दोगे तो पता नहीं क्या कर देगा वहां, मतलब वो स्थायी क्या है, कम। लेकिन जैसे बड़ा है तो बड़े को नहीं होता इतना। कहने का मतलब क्या है कि जो स्थायी होगा उसके पास ऊर्जा क्या होगी, कम। जो अस्थायी होगा उसके पास ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा। तो अब जब ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो यहाँ पर ऊर्जा भी क्या होगी, कम। मतलब ऊर्जा कौन सी ऊर्जा, जो गलनांक वाली है, जितना टेम्परेचर उसको देना था किस चीज के लिए, गलाने के लिए, तो कम टेम्परेचर पर ही क्या हो जाएगा, स्थायित्व तो प्राप्त कर लेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण क्या हो जाते हैं, गलनांक कम हो जाता है, ठीक है। जबकि इसके पास क्या है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी, कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सुन रहे हो। ऐसी इसमें भी है, किसमें, टेक्नीशियम में, और ऐसी किसमें है, रेडियम। तो इनका केस क्या है कि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, इनके गलनांक कम हो जाता है। इसके बाद देखो यहां से जैसे मैंगनीज से थोड़ा Fe का बढ़ा और धीरे धीरे वापस क्या होना शुरू हो गया, घटना हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या होना शुरू हो गया, घटना। तो यहां पर देखना, जैसे हम मध्य से कहां की ओर जाएंगे, मध्य से दाईं ओर जाने पर गलनांक क्या होगा, अरे जैसे मध्य से दाईं ओर जाएंगे गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गलनांक तथा जाने पर, गलनांक तथा क्वथनांक कम हो जाता है। तो गलनांक क्वथनांक कम क्यों हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, क्योंकि वहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, कम। जैसे जो है लास्ट में देखो जिंक है, मतलब क्या है कि जैसे Fe आएगा इसके बाद किसमें, 3D श्रेणी में, 3D श्रेणी में मैंगनीज तक हमने देख लिया। इसके बाद कौन आएगा, Fe। Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 4s2 3d 6। Fe के बाद कौन आता है, कोबाल्ट, 4s2 3d 7। कोबाल्ट के बाद कौन आता है, निकिल, 4s2 3d 8। निकिल के बाद कौन आता है, कॉपर, 4s1 3d 10। और कॉपर के बाद जिंक, 4s2 3d। तो जैसे जैसे हम जो है Fe से जिंक की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जा रहा है, तुम्हारा कम हो जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन का क्या हो जा रहा है यहाँ पर, युग्मन। Fe के D के पास कितने हैं, 6। कितने, 6। 1 2 3 4 और 5। छठा कहां आएगा, वापस पहले वाले में। कितने हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 4। अरे अकेले इलेक्ट्रॉन जो बैठे हैं कितने यहां पर, 4। ये तो क्या हो गए, युग्मित। तो यहां पर Fe के पास कितने हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, कितने, 4। कोबाल्ट में 3d के पास कितने हैं, 7। 7वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, अगले वाले में, यहां भर जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6। और अब कितने आए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 3। मतलब निकिल के पास, कोबाल्ट के पास कितने हैं, 3। इसके बाद जो है निकिल में देखो, निकिल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3d के पास, 8। 1 2 3 4 5 6 और 7। 8वां कहां आएगा, अगले वाले में। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2। अगला देखो कॉपर, कॉपर के बाद D के पास कितने आ गए, 10। सारे भर जाएंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 4s के पास है 1। D के पास कितने है, 0। और तुम्हारा जिंक वाले के पास कितना है, 0। तो कहने का मतलब क्या है
कि यहां पर जैसे जैसे हम जो है मध्य से दाई की ओर जा रहे हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो रही है, कमी। कारण क्या है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो जा रहा है, युग्मन। तो कारण लिखना, क्योंकि मध्य से दाईं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन होने से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आती है, जिससे गलनांक तथा क्वथनांक भी कम होता जाता। लिखो इसको।